अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतालिक पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनको कितने मॉलिक्यूलर फार्मूले से जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनकी कितनी टाइप्स के फार्मूलाज बना सकते हैं और इसके अलावा उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और ये इनकी अपरेंस क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। इन 1828 बिफोर 1828 द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन द नेम द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। 1828 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम था, ये उन केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को नाम दिया गया था जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से ड्राइव किए गए थे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन्ड होते थे उनको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया। और बेसिकली जो वर्ड ऑर्गेनिक है ये सिग्निफाई करता है लाइफ। इसी वजह से ये कंसेप्ट था कि जितने भी कंपाउंड्स जो हैं, केमिकल कंपाउंड जो हैं लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब लिवाइज़र जो है एक साइंटिस्ट है, इसने शो किया कि प्लांट्स से जो कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन्ड होते हैं वो 3 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। जबकि प्लांट्स से जो केमिकल कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं वो डिफरेंट और एलिमेंट्स से भी इनके साथ मिक्स होते हैं, जैसे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस वगैरह भी इनके साथ मौजूद होते हैं। अब 19th सेंचुरी के अर्ली में एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जैकब बर्ज़िलियस। इसने एक थ्योरी पेश की थी जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वह जैकब बर्ज़िलियस ने प्रेजेंट की थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी organic compounds could not be prepared in the laboratories because they were supposed to be synthesized under the influence of mysterious force called vital force। अब वो कहते हैं कि जैकब बर्ज़िलियस ने जो वाइटल फोर्स थ्योरी प्रेजेंट की थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतालिक थी। और इस थ्योरी के मुताबिक उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्रीज़ में प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि इनको बनाने के लिए हमें एक मिस्टीरियस नेचुरल फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको उसने वाइटल फोर्स का नाम दिया। उस फोर्स के बगैर जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते। और ये जो मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से उसने इस थ्योरी का नाम जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। और ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये 1828 में जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी जो ये थ्योरी थी वो ख़त्म होगी। वो कब हुआ? जब एक साइंटिस्ट वुलर था, उसने सिंथेसाइज किया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय हीटिंग अमोनियम साइनाइड। 1828 के बाद 1828 में जो है वाइटल फोर्स थ्योरी जैकब बर्ज़िलियस ने प्रेजेंट की और उसके बाद ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट होगी जब एक साइंटिस्ट वुलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया और उसका नाम क्या था? यूरिया। और उसने इस यूरिया को ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन किया अमोनियम साइनाइड से। अगर आपसे कोई पूछे जी किसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था तो आप कहेंगे वुलर। और किसने वाइटल फोर्स थ्योरी प्रेजेंट की थी तो आपने जैकब बर्ज़िलियस का नाम देना है। और आपने स्टूडेंट्स ये वाइटल फोर्स थ्योरी का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, तो आपने इसको अंडरलाइन कर लें। ये सेकंड पैराग्राफ में है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेकंड लाइन, according to this theory organic compounds could not be prepared in the laboratories because they were supposed to be synthesized under the influence of a mysterious force called vital force theory inherent only in living things। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि वुलर ने जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अमोनियम साइनाइड से लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया, जिसकी वजह से वाइटरफॉस थ्योरी की डेथ होगी, यानी कि ख़त्म होगी। अब आप ये देखें कि क्वेश्चन में NH4CNO ये अमोनियम साइनाइड है, इसको जब हमने लेबॉर्ट्री में वुलर ने हीट किया तो उससे यूरिया प्रोड्यूस हुआ NH2CO NH2, यानी कि कार्बन के 4 वैलेंसी होती है जिसमें 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं और 2 के साथ जो है ये अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2। अब उसके बाद वो कहता है कि लेटर ऑन जो है वाइटरफॉस थ्योरी जो है वह फर्दर जो है रिजेक्ट की, जब कॉल्बे एक साइंटिस्ट था, इसने 1845 में उसने एसिटिक एसिड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया। सबसे पहले जो है वुलर ने यूरिया प्रिपेयर किया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया प्रिपेयर हुआ। सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्बे एक साइंटिस्ट था, इसने 1845 में एसिटिक एसिड जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया। ये दोनों चीज़ें अंडरलाइन कर लें कि यूरिया वुलर ने प्रिपेयर किया था और कॉल्बे ने सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया था। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इसमें इंक्लूड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स और बहुत सारे पॉलीमर्स, ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल हैं। अब हमने इसके बाद पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब वो कहता है कि बेसिकली जो आज तक 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं और थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हर साल बन रहे हैं, और इस वजह से ओल्ड डेफिनेशन जो वाइटरफॉस थ्योरी से रिलेटेड थी वो रिजेक्ट हो गई। अब अगर हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करें तो हमें पता चलता है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम एज देयर एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट के मौजूद होता है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है और कार्बन कार्बन के साथ भी बनता है। जो है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है, और जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन ना मौजूद हो, कोवैलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट ना हो, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये डेफिनेशन मार्क करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, compounds of carbon and hydrogen only and their derivatives in which covalently bonded carbon is an essential constituent। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है कि वो तमाम कंपाउंड जब कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर मौजूद होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब वो कहता है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इसमें कार्बन जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन मार्क करें। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें आप देखें कि ये अंडरलाइन करें लास्ट जो 2 लाइन्स हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज़ नाउन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ तक मैंने आपको 3 डेफिनेशंस मार्क करवाई हैं, वाइटरफॉस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो तमाम कंपाउंड जो कि कार्बन जो है जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स, ये भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते।
इसकी वजह ये होती है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्वाइट डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं? स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं। और बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 4 टाइप्स के फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब हम वन बाय वन इस देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होता है। ये आपने चारों आगे डिटेल याद करनी है, इनकी डेफिनेशन याद करनी है और एग्जांपल याद करनी है। बास का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिव एग्जांपल, या व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, गिव एग्जांपल। तो आपने इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करनी है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के मुतालिक पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी डेफिनेशन मार्क करें, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी ये कहता है कि वो फार्मूला जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी मौजूद हैं उनको प्रेजेंट करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। अब एग्जांपल की हेडिंग देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज़ C4H10। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेन का क्या है? C4H10, जो कि ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। नंबर 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन है, उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स होते हैं और 10 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो बता रहा है कि टोटल 4 कार्बन एटम्स होंगे और 10 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। यहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन मार्क कर लें और उसकी एग्जांपल को मार्क कर लें। एग्जांपल आएगी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज़ C4H10 आप लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला जैसा कि नेम से ज़ाहिर है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो शो करता है कि हर कार्बन आइटम के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं और कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच है या डबल के ज़रिए जाता है। यानी कि इसमें बेसिकली ये होता है कि ये एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स जो हैं वेरियस एलिमेंट्स की वो एक मॉलिक्यूल में शो करता है। इसमें आप देखें, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। अब वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट जो है वो बताता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। ये इसकी डेफिनेशन मार्क कर लें। आप देखें स्ट्रक्चर फार्मूला, सिंगल बॉन्ड इज़ रिप्रेजेंट, अगर स्ट्रक्चर फार्मूला है तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल लाइन से शो करेंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो 2 लाइन से शो करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो 3 लाइन से शो करेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होते हैं। अब ये देखें, जैसे ब्यूटेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन एटम हैं। लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे तो ये देखें कि पहले नॉर्मल ब्यूटेन, इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन के ज़रिए अटैच है एक दूसरे से, बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन एक लाइन में ये शो हो रहे हैं। देखेंगे फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, जबकि ये दोनों साइड्स पे जो है वो 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है और 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। थर्ड कार्बन जो है इसमें भी 2 कार्बन के साथ अटैच है और 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। हर कार्बन की हमने वैलेंसी 4 करनी होती है। जो लास्ट कार्बन होता है उसके साथ जो है 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है और एक वो कार्बन के साथ पीछे से अटैच है। ये स्ट्रेट चेन है। जब कोई स्ट्रक्चर फार्मूला बिल्कुल स्ट्रेट सीधी चेन की फॉर्म में या स्ट्रेट फॉर्म में होगा तो उसके साथ हम सोफिक्स यूज़ करेंगे नॉर्मल, एन स्मॉल एन यूज़ करेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। अब अगला जो है वो आइसोब्यूटेन है। हालांकि ये भी ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे
नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट जो है वो पैटर्न या स्ट्रक्चर डिफरेंट किया हुआ है। इसमें उन्होंने ये किया हुआ है 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है और जो चौथा कार्बन है वो थर्ड कार्बन के साथ अटैच किया हुआ है, एक ब्रांच बनाई हुई है। और इसमें भी उन्होंने हर कार्बन के साथ कितने कितने एटम्स अटैच, हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, वो शो किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर फार्मूला हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये अगर एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होगा तो उसको नॉर्मल कहेंगे, और अगर वो ब्रांच बनाएगा यानी कि 4 कार्बन एटम्स है, 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है और चौथा जो है वो सेकंड वाले के मिड वाले के साथ अटैच है, एक ब्रांच बना रहा है, तो उसको हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें आपने स्ट्रक्चर फार्मूले की डेफिनेशन लिखनी है और स्ट्रक्चर फार्मूला जो ब्यूटेन के है ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ करने हैं। उसके बाद जो थर्ड फार्मूला है वो है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। द फार्मूला दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंट टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इज़ कॉल्ड द कंडेंस्ड फार्मूला। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको मार्क कर दें। अब बच्चे ये देखें कि वो कहता है कि ये कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। अब वो कहता है कि ये फार्मूला वो फार्मूला है जिसमें हर कार्बन एटम के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको इकट्ठा करके नंबर लिखा जाता है। हर कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन एटम, जैसे स्ट्रक्चर फार्मूले में देखे थे कि फर्स्ट कार्बन के साथ जो है 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, सेकंड वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, थर्ड वाले के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और लास्ट कार्बन एटम के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो कंडेंस फार्मूले में हम क्या करेंगे कि हर कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। ये देखें ऐसे CH3 फर्स्ट के साथ 3 कार्बन एटम अटैच हैं, फिर दूसरा नंबर 2 CH2, यहाँ पे 2 कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हैं, थर्ड कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, जो कि टोटल नंबर हमने लिख दिया है CH2 के ये 2 कार्बन एटम अटैच है, और फोर्थ वाले के साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। ये नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखा है। इसी तरह आइसोब्यूटेन का हमने क्या लिखा है CH3 और सेंटर वाले कार्बन के साथ जो है एक कार्बन अटैच है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। कंडेंस का मतलब है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। जो फोर्थ फार्मूला है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो बनाता है या कार्बन कार्बन के साथ बनाता है, तो आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हर एटम जो होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो हर एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो है वो शेयर करता है और 2 एटम्स के दरम्यान एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। तो आपने ये याद रखना है कि डॉट एंड क्रॉस जो फार्मूला है इसमें एक एटम जो शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसमें एक एटम के एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो करते हैं और दूसरे को क्रॉस से शो करते हैं। ये आपने कोवलेंट बॉन्ड 9th क्लास में पढ़ा था कि किस तरह डॉट एंड क्रॉस से शो करते हैं। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन मार्क कर लें। द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। अब ये देखें, ये हमारे पास एक प्रोपेन है, 3 कार्बन एटम है, प्रोपेन है। इसमें हर कार्बन एटम के साथ हमने कोवलेंट बॉन्ड की सिंगल लाइन की जगह डॉट और क्रॉस से शो किया हुआ है। आपको पता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। तो हर एटम जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे फर्स्ट कार्बन एटम है इसमें 3 डॉट डले हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डॉट जो हैं ये कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं और जो रेड लाइन में क्रॉस हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन एटम के शो हो रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है डॉट जो है वो कार्बन से आया और एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना और इस तरह कार्बन के दरमियान जो है कोवलेंट बॉन्ड बना। इसी तरह ये सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है। कार्बन कार्बन से जब अटैच है तो इसमें भी एक कार्बन एटम जो है वो डॉट से और क्रॉस, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर या एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह बनेगा, एक डॉट और एक क्रॉस। एक डॉट और एक क्रॉस ये शो करता है कि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करते हैं, जो दूसरा एटम है
उसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करते हैं। और इस तरह जो है ये डॉट एंड क्रॉस से जो है ये स्ट्रक्चर से हम इसका जो है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम शो करते हैं। अब यहाँ पे जो है उसने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 4 टाइप्स के केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और कंडेंस फार्मूला क्या शो करता है, ये ग्रुप ऑफ एटम जॉइंट टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। हर कार्बन एटम के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो टोटल नंबर बताता है कि इसके साथ इतने अटैच हैं और इसके साथ इतने अटैच हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ये भी रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉलिक्यूल के साथ जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो कितनी है। अच्छा जी, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें डॉट एंड क्रॉस, यानी कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को ये डॉट से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को ये क्रॉस से शो करता है। ठीक है, इसके बाद ये देखें, ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला शो किए गए हैं। जैसे कि ये देखें मीथेन, इसमें CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मतलब ये है कि एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है। इसका कंडेंस फार्मूला भी यही होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, इसमें शो किया गया है कि कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है। उसके बाद आप इथेन का देखें, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब आप देखें यहाँ पे उसने CH3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसके दरम्यान में डाले, जो ये शो करता है कि दोनों कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब आगे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है। हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हैं। कार्बन जो है वो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है और सेकंड कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। इसी तरह ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन दिखाया गया है। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये याद करना है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कार्बन पे कंसिस्ट करता है तो उसको मीथेन कहते हैं। ये चीज़ आपने याद करनी है। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 कार्बन पे कंसिस्ट करता है तो उसका नाम इथेन होगा। अगर 3 कार्बन एटम पे कंसिस्ट करता है तो उसको हम प्रोपेन कहेंगे। और अगर 4 कार्बन एटम पे कंसिस्ट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो पेंटेन कहलाएगा और 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हेक्सेन कहलाएगा। और 7 वाले को हम क्या कहेंगे, हेप्टेन। और 8 वाले को हम ऑक्टेन कहेंगे। और 9 कार्बन एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नोनेन कहेंगे। और 10 कार्बन एटम वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिकेन कहेंगे। आपने ये चीज़ें अच्छी तरह याद करनी है कि अगर एक कार्बन एटम है तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 कार्बन एटम वाले को इथेन कहेंगे, 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड को प्रोपेन कहेंगे, 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड को ब्यूटेन कहेंगे, 5 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड को पेंटेन कहेंगे, 6 कार्बन एटम वाले को हेक्सेन कहेंगे, 7 कार्बन एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेप्टेन कहेंगे, 8 कार्बन एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्टेन कहेंगे, 9 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोनेन कहेंगे और 10 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है 10 कार्बन एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको डिकेन कहेंगे। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।